आइए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण वाले टॉपिक से काम करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले थ्योरम 1.3 भेटाएगा। 1.3 प्रमेय में कहता है कि माना कि p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? एक अभाज्य संख्या है, और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इस सब की प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लेना है और थोड़ा याद रखना है, इसका यूज करना हमको आगे। समझ रहे हैं? तो क्या कहा गया कि p कोई अभाज्य संख्या है, मान लीजिए 2 किसको डिवाइड कर रहा है? 4 के स्क्वायर को कर रहा है ना। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 8 दूनी 16। तो ये 2 जो 4 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो 2 स्क्वायर को अगर हटा दे तो 4 को भी डिवाइड करेगा। तो 2 गुनी 4, इसमें कोई बड़ी बात है? जब उसका स्क्वायर है उसमें उस फैक्टर होगा जिससे हम भाग करना चाह रहे हैं, उसका वो फैक्टर आएगा ही, तो उससे डिवाइड करेगा ही। इसी तरह 3 अगर हम दे दें 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 को 3 से डिवाइड होता है? होता है। 3 दूनी 6। 3 किसको डिवाइड कर रहा है? मान लेते हैं 9 का स्क्वायर। 3 दूनी 6, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21। तो 3 किसको करेगा डिवाइड? 9 को भी डिवाइड करेगा। ये कुछ दिक्कत वाली बात है ये नहीं है, ये अंडरस्टूड है। तो इसी का यूज करना है, यानी p जो अभाज्य संख्या है a का स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो स्क्वायर हटाने के बाद a को भी डिवाइड करेगी। आगे चलते हैं। थ्योरम दिया है 1.4, समझ रहे? थ्योरम नहीं है, ये सब सवाल है, इसका यूज होगा, सवाल है। लेकिन चलिए सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिखाना है? √2 को अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो एक मेथड है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास का नियम। आप 11 में आइए, वहाँ जब मैथमेटिकल रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे तो सबकी डिस्कशन होगी। फिलहाल यहाँ पे यूज करना है उसका। तो क्या करना है? √2 को अपरिमेय दिखाना है, यहाँ लिखे हैं, सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास का नियम कहता है इसके उल्टा मानिए इसको। मान लेते हैं अपरिमेय दिखाना है तो उसको दिखाना अपरिमेय है तो मान लेते हैं कि वो परिमेय है, ये लिखे हैं। इसका विपरीत यदि संभव है तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। बहुत लोग अपने अपने ढंग से अपना अपना लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो क्या बोलते हैं कंसेप्ट है वो यही रहना चाहिए, जो इसका थीम है, ठीक है ना। तो जब परिमेय है तो p/q के रूप में मान लिया। परिमेय संख्या √2 तो p/q का होगा ही। आप जानते हो कि कोई भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, जहाँ नीचे 0 नहीं है, p और q क्या है? पूर्णांक है। जहाँ HCF ऑफ p और q का कितना माने? 1 माने, और p और q पूर्णांक है, ये तो होता ही है। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। ये एक्स्ट्रा हमने मान लिया कि p/q का जो HCF है वो कितना मान लिए? 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा भाई साहब? 1 p × 1 p, √2 × q, √2q। समझ आई बात? इसको इस जो समीकरण है इसको 1 मान लिए। अब दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, वर्ग माने स्क्वायर चढ़ा रहे हैं, यानी पावर 2 यहाँ भी और इसमें भी, इसमें पूरे है तो ब्रैकेट दिए p², ये √2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2q² q²। तो p² = 2q² प्लस 0 कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ नहीं है यहाँ पे, p² = 2q² है, अगर यहाँ पे 0 दे दे प्लस करके तो कोई दिक्कत है क्या? इस वाले टर्म पर असर पड़ेगा? 2q² + 0 उतना ही होगा। तो यहाँ से आपको पता क्या चलता है कि p² को किससे डिवाइड कर रहे हैं? यहाँ 2 देखिए, यूक्लिड वो डिवीजन, ये क्या बोलते हैं, लेमा, 2q²। तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए ये भागफल क्या आया यहाँ पे? q²। और ये काम धाम करने के बाद यहाँ क्या आ गया? शेषफल 0 हो गया। डिवाइड करने का क्या मतलब है? p² को देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, p² = 2 × q²। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। 2 × q² + 0। अगर इस तरीके 0 अगर मिल गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 2 है इस p² को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। शेषफल 0 हो गया ना। जैसे 8 को हम लिख देंगे ऐसे, क्या है? 8। तो शेषफल देखिए, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4 और प्लस में 0। जैसे हमको रिमाइंडर या शेषफल 0 आ गया, हम कह देंगे कि वो 8 2 से डिवाइड है। 4 से भी होगा, हम 4 से नहीं कह रहे हैं। 8 2 से डिवाइड है तो 4 से भी डिवाइड है। हमको जो काम है वो ले रहे हैं। p² किससे डिवाइड हो गया? 2 से। तो ये लिखे हैं 2 p² को विभाजित करता है। अब ये जो थ्योरम अभी लिखे थे वही इसी का यूज करना है कि p² को करेगा तो प्रमेय 1.3 से 2p को विभाजित करेगा। ये प्रमेय 1.3 नहीं भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 2p को विभाजित करेगा। अच्छा, 2p को विभाजित करेगा, फिर p को कौन विभाजित कर रहा है? 2। तो यहाँ पे कुछ भागफल आएगा, मान लेते हैं वो, ये काम धाम होने के बाद विभाजित कर रहा है, इसका मतलब शेषफल क्या आएगा? 0। तो p को हम क्या लिख सकते हैं? बार बार इस क्लास को देखिएगा, बैक करके देखिएगा बार बार इसको, तब समझ आएगी कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। p = 2 × a, इसका तर्क क्या दिया जा रहा है? ये शेषफल 0।
अगर p को 2 डिवाइड करता है तो एक भागफल मिलेगा हमको, उस भागफल को हम क्या मान लिए, ये मान लिए। तो p को हम कैसे लिख सकते हैं, 2a + 0 यानी p = 2a। समझ आई? अब देखिए आगे थोड़ा सा, इसको समीकरण नंबर 3 मान लिए, ठीक है। यहाँ जो p² = 2p² था, यहाँ पे 2 मान लिए। यहाँ पे भी मान सकते, इसी को मान सकते थे, यहाँ भी बैठा सकते थे। ये p का जो 2a वैल्यू है यहाँ रख देंगे, तो 2a का स्क्वायर इधर 2q², 2a का 4a², 2q², 2 से कट गया, तो 2a² = q² यानी q² = 2a², तो q² = 2a² + 0 की। सेम यही चीज़ रिपीट हो रहा है इधर से, जैसे इसमें था अब p² में था, अब q² में हो रहा है। तो q² को हम ऐसा लिख दिए, +0 आ गया यानी शेषफल 0 हो गया। तो फिर क्या बोलेंगे, q² को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, जैसे यहाँ पे बोले थे p² = 2q² + 0 यानी p² को 2 डिवाइड कर रहा है। इसी तरह यहाँ बोलेंगे 2 q² को डिवाइड कर रहा है या q² को 2 डिवाइड कर रहा है, यानी 2 डिवाइड कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है किसको, q² को। समझ आई? फिर का स्टेटमेंट लगाएंगे कि प्रमेय 1.3 से 2 q को भी विभाजित करेगा, अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड करेगा। तो जी वो डिवाइड जब करेगा, अब कौन कर रहा है, q को डिवाइड 2, तो यहाँ पे फिर भागफल कुछ मिलेगा। अब की दफ़ा यहाँ पे हमने b मान लिया, तो यहाँ काम धाम होने के बाद शेषफल क्या आएगा, 0, क्योंकि विभाजित करता है ना, तो विभाजित करता है तो शेषफल गारंटी है 0। समझ आई? तो q को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × b प्लस में 0 नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। हाँ एक लाइन लिख देते हैं, तो q = 2b + 0 यानी 2b। अब समीकरण 1, 3 और 4, ये जो 4 मिला ये, और यहाँ जो क्या कहा था 3 नंबर p2a, यस √2 = p/q, तो p का वैल्यू 2a और q का वैल्यू 2b डाल दिए। तो इस तरीके से ये p ये q का एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया, जबकि ये कितना माना गया था, 1 माना गया था 1, लेकिन आया 2। क्यों आया, ऐसा टेंशन क्यों आया, क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि हमारी मान्यता गलत थी। हमने मान क्या लिया था, √2 था अपरिमेय, हमने उसको परिमेय मान लिया। तो यही गलती करने से हमारा एचसीएफ 1 के बजाय क्या आ गया, 2 आ गया, इसलिए हमारी मान्यता गलत थी। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। अब इस तरीके से इसको अगर आप समझ गए ढंग से, तो √3 को भी दिखा सकते हैं, √5 को, √7, जो भी आपको दिया जाएगा अभाज्य संख्या रूट के अंदर, आपको पहले क्लास में बताया था कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होगा तो पक्का अपरिमेय होगा। वो तो ऐसे बोलना था, लेकिन साबित करने के लिए यही करना होगा। क्लास 10 में आपको इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला देखिए, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो हम लोग अभी किए √2, √3, √5 इस तरीके से, उसी का ये यूज है। साबित करना है 5 - √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसके विपरीत क्या मान लेंगे, 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय होगा तो p/q के रूप में लिखाएगा, q ≠ 0 है। अब देखो यहाँ p/q को इधर बुला लिए, 5 यहाँ है p/q को इधर बुला लिया, √3 माइनस है, उधर गया तो प्लस हो गया। यहाँ एलसीएम यहाँ कितना आएगा, 1, और q का एलसीएम कितना होगा, q ही हुआ। q को 1 से डिवाइड करेंगे, q 5 × q 5q - p = इधर √3। स्पष्ट रूप से हमको क्या दिख रहा है, ये p/q था ना, मान लीजिए 2/3, 3/4, 5/4 जो भी कुछ है, तो 5q - p/q, अगर हम p को मान लेते हैं 1 और q को 2 सपोज, तो 5 × q यानी 2 यहाँ पे बैठा रहे, माइनस p तो 1 में q माने 2, 5 में 1 गया, कितना हुआ 9/2। अब बताइए कि ये क्या है, परिमेय है या नहीं है, यानी इस साइड परिमेय है, लेकिन √3 हम लोगों ने क्या साबित करके आया है कि अपरिमेय है, हम लोग जानते भी है, नहीं लिखे हैं। स्पष्ट रूप से ये परिमेय संख्या है, जबकि √3 अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास है। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि 5 - √3 को परिमेय माना गया था, अतः हमारी मान्यता गलत थी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि 5 - √3 जिसको अपरिमेय साबित करना था उसको हमने परिमेय मान लिया, जिसके चलते ये सब टेंशन हो रहा है कि इक्वल टू है, इस पर अपरिमेय हो रहा है तो इस पर परिमेय हो रहा है, इक्वल टू है तो इधर जैसा होना चाहिए इधर भी वैसा ही होना चाहिए ना। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगला देखिए 11, एग्जाम्पल नंबर 11, एनसीईआरटी या जेसीईआरटी जो बिहार झारखंड बोर्ड में चल रहा है, इसको देखिए। और भी स्टेट्स में चलता होगा, थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग हो सकता है, हमें उतना पता नहीं, लेकिन बिहार झारखंड में जरूर पता है कि बिहार झारखंड में सेम है, यही सब है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर क्या मानना है, 3√2 को अपरिमेय संख्या दिखाना है, मान लिए परिमेय, तो p/q लिए, q ≠ 0 हो गया। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर का डिवाइड हो जाएगा, यानी नीचे वाले के साथ गुना हो जाएगा, 3q हो गया। फिर ये क्या हो गया, ये परिमेय है, p/q परिमेय था तो 3 गुना हो गया, p/q, p को मान लिए हम 2, q को मान लिया 3, p/q यानी 3q अगर वैल्यू निकालना है तो 2/3 गुना 3, तो कितना हुआ 2/9, सॉरी, तो क्या हुआ, ये परिमेय है कि नहीं है, 2/9
तो ये इक्वल टू का इस पर परिमेय और √2 तो हम लोग पहले ही साबित कर चुके हैं कि यह अपरिमेय है। इसका मतलब ये हुआ कि यह विरोध है, यही लिख दिया है, यह विरोधाभास है। यह तभी उत्पन्न, विरोधाभास समझते हैं, विरोध करना मतलब क्या, आप इसको केला बोल रहे हैं, इधर हो रहा आम, तो ये विरोधाभास। इधर भी जो है इधर भी यही होना चाहिए, मैथमेटिकल इक्वेशन है, इधर जैसा होना चाहिए इधर भी वही होना चाहिए, तभी तो इक्वेशन तैयार होगा। इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वालिटी, बराबर। यह तभी उत्पन्न हुआ, विरोधाभास तभी उत्पन्न हुआ जब हमने माना क्या कि 3√2 एक परिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता गलत थी, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या। इसको अपने हिसाब से भी लोग लिखते हैं शॉर्ट में, अतः हमारी मान्यता गलत थी, अतः 3√2 डायरेक्ट इधर उधर की बातें ना करके लिख देते हैं। ऐसे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज लिखने से थोड़ा एग्जामिनर का व्यू अच्छा होता है आपके प्रति, और कुछ नहीं। अगला देखिए, एक्सरसाइज 1.3 में चलते हैं आप। चलिए 1.3 में दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप √2 अपरिमेय संख्या दिखा दिए, अगर आप √3 अपरिमेय संख्या दिखा दिए जिस तरीके से हमने बताया, तो √5 को भी अपरिमेय संख्या दिखाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बहुत आसान है, उसी का हुबहू नकल कर देना है, खाली नकल में थोड़ा अकल चाहिए। ऐसा नहीं वहाँ √3 का कर रहे थे और यहाँ कर रहे थे, अभी √5 का करना है तो √3 के जगह पे आप 3 ही रहने दिए, जबकि 5 बैठाना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या दिखाना है, मान लिया उल्टा कि ये परिमेय है, परिमेय है तो p/q के रूप में माना जा सकता है, जहाँ p और q सब पूर्णांक है, नॉट इक्वल टू 0 होगा। SCF1 मान लिए, ये एक्स्ट्रा माने हम लोग, तो p √5q गुना किया, स्क्वायरिंग किया दोनों साइड, p² हो गया √5 का 5, q², तो यहाँ पे +0 दे सकते हैं, यानी सेसफल 0 हो गया। यानी p² को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। अगर आप यहाँ मान लीजिए 12 को 3 से भाग देना चाहते हैं, 3 चौके 12, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 12 = 3 × 4 और प्लस में 0। जहाँ आपको शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब है इस 12 को 3 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ p² को 5 भी डिवाइड करेगा, q² भी डिवाइड करेगा, हमको लेना है 5, काम जो है, तो यही हम लिखे हैं यहाँ पे। क्या लिखे हैं कि 5 p² को विभाजित करता है। अगर p² को डिवाइड करेगा तो p को विभाजित करेगा, थ्योरम 1.3 से हम लोगों ने देखा। तो डिवाइड करता है तो क्या होगा, p को डिवाइड करता है कौन, 5। तो यहाँ कुछ भागफल हम मान लेते हैं, यहाँ काम धाम होने के बाद क्या आएगा, शेषफल 0। डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0, तो p को हम क्या लिख सकते हैं, p = 5 × a प्लस में 0, समझ आई। तो 5a + 0 यानी 5 है। अब समीकरण 2 तथा 3 से ये जो 3 p = 5a आया, उसको समीकरण 2 जो एक जगह माने हुए हैं, ये p² = 5q² इस जगह में रख देना है, समझ आई। तो 5a का स्क्वायर इधर 5q², 5 का 25, 5 × 25 कट गया, ठीक है। तो 5a² = q²। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर लिखिए, इसको उधर लिखिए, प्लस में 0 कर दीजिए, तो फिर क्या आ गया, शेषफल 0। तो आप क्या बोल सकते हो कि 5 इस q² को क्या करता है, विभाजित करता है। अगर q² को डिवाइड करेगा तो 5q को विभाजित करेगा, थ्योरम 1.3 के मुताबिक। नेक्स्ट, तो 5q को डिवाइड करेगा, फिर इसी तरह 5q को डिवाइड करेगा। अब की दफ़ा मान लेते हैं भागफल क्या आ गया, b आ गया, तो काम धाम करने के बाद 0 आ गया, तो q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5 × b और प्लस में 0, समझ आई। यानी q = 5b। तो समीकरण 1, 3 और 4 में चलिए, एक में √5 = p/q माना हुआ था, p का वैल्यू 5 है और q का वैल्यू 5b रख दिए। SCF क्या आ गया, 5। जैसे वहाँ √2 था तो 2 आया था, यहाँ √5 था तो 5, √3 तो 3 आएगा, जो कि 1 के बराबर नहीं हुआ। जो कि आपने कसम खाया था कि मान लेते हैं कि ये जो p और q का जो SCF है वो 1 है, यानी आपने जो शुरू में माना था वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो कहते हैं ना परिमेय संख्या का, वो कि इतना छोटा कि और किसी से ना कटे। जैसे आप 2/3, अब बताइए इसका SCF क्या होगा, दोनों का SCF क्या होगा, 1 होगा। ये एक दूसरे को और कभी नहीं काटेगा। अब 2/4 लीजिएगा तो इसका SCF तो 2 आ जाएगा ना, ये कट जाएगा ना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ आई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन 2/4 ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो हमने परिमेय संख्या को कैसा माना, स्टैंडर्ड फॉर्म में माना, हम छोटा से छोटा, तो 1 के बराबर नहीं आया, अतः हमारी मान्यता गलत थी। मान्यता इसलिए गलत हुई क्योंकि हमने √5 को परिमेय संख्या मान लिया था, तो परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। यही आप 2 नंबर सवाल में देखिए, 3 + 2 √5, ये शॉर्ट में हम लिख दिए। इसी तरह मान लीजिएगा, माना कि 3 + 2 सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तब p/q परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में मान लीजिएगा। इसको उधर ले जाइएगा, फिर ये q और 1 का LCM लीजिएगा, ये हल कीजिएगा, 2 यहाँ गुना है तो फिर ये भाग हो गया। तो ये ओवरऑल क्या है, इधर परिमेय इधर अपरिमेय। इसका मतलब ये विरोधाभास है। इसका मतलब 3 + 2 √5 परिमेय नहीं अपरिमेय है। जैसे यहाँ पे नहीं किए थे सवाल, ये जो 5 - √3 सेम वही कहानी है। इसी को रिपीट कर देना है, थोड़ा खाली कैलकुलेशन कर देना है, तो वो तो हम कर दिए हैं यहाँ से। बाकी लैंग्वेज इसी तरह सेट कर दीजिए। आइए 3 नंबर का 1 नंबर देखिए, 1/√2 को दिखाना है परिमेय संख्या।
समझ रहे, सॉरी अपरिमेय संख्या। तो मान लेते हैं इसके विपरीत 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 1/√2 परिमेय है तो p/q, √2 को ऊपर नीचे गुणा कीजिए तो 1 गुना √2 √2 √2 गुना √2 तो p/q। आप इस 2 को यहाँ गुना कर दीजिए तो 2p, यहाँ बचा √2, तो इधर क्या हो गया परिमेय, इधर हो गया अपरिमेय। फिर विरोधाभास अभी उत्पन्न हुआ क्योंकि 1/√2 को हमने अपरिमेय की बजाय परिमेय मान लिया था, अतः हमारी मान्यता गलत थी, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर 7√5 को दिखाना है तो उसी तरह p/q के रूप में मान लीजिए, 7 को इधर गुना कर दीजिए खाली 7q, तो ये हो गया परिमेय, ये हो गया अपरिमेय। फिर वही लैंग्वेज खाली सेट करके लिख दीजिए। 6 + √2 को दिखाना है उसी तरह p/q के रूप, 6 को उधर माइनस कर दीजिए, इसको हल कर लीजिए, बोलिए ये परिमेय है जबकि ये अपरिमेय है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः 6 + √2 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है। और ऐसे भी क्लास 9 में आप लोग पढ़े हुए हैं ये सब कि परिमेय से अपरिमेय अगर जोड़ेंगे, परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय अपरिमेय और परिमेय को गुणा करेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा। तो वो अलग बात है, वहाँ क्लास 9 में हम लोगों को खाली चेक करना था, लेकिन अब हमको प्रूफ करना है, साबित करना है, दिखाना है कि कैसे आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर इस क्लास को 2-4 बार बैक कर करके पॉज कर करके देखोगे और सोचोगे और अपना ढंग से नोटबुक में उतारोगे, बनाओगे तो दिमाग में ज़रूर सेट हो जाएगा। और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पता लगेगा हम लोगों को और हम उस पर और फोकस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो आप थोड़ा बहुत 9 क्लास के जो शांत अशांत आवर्ती अनावर्ती इन सब का थोड़ा नॉलेज बना के आइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।